नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर मेवाड़ के इतिहास भाग 1 के अंदर हमने मेवाड़ के आरंभिक शासन से लेके शक्ति कुमार के बाद जब मेवाड़ की शक्ति का ह्रास हुआ और फिर चौहानों का शासन कुछ समय के लिए आया और बिसल देव की मृत्यु के पश्चात चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव की मृत्यु के पश्चात जो है पुनः गुहिलों का चित्तौड़ के ऊपर अधिकार हो गया। उसके आगे के भाग में हम चर्चा करते हैं मेवाड़ के इतिहास भाग 2 के अंदर। उसके पश्चात शासक बनता है रण सिंह कर्ण सिंह। रण सिंह जिसका एक नाम कर्ण सिंह भी था। इस रण सिंह कर्ण सिंह के दो पुत्र होते हैं, शेम सिंह और राहब। सेम सिंह और राहब दो पुत्र होते हैं और हम जानते हैं कि शासन जो है वो सत्ता एक पुत्र को मिलती है। तो सेम सिंह को चित्तौड़ का शासक बना। इसके दो पुत्रों सेम सिंह और राहब में से सेम सिंह को चित्तौड़ का शासक बनाया गया और जो राहब को सिसोदा गांव जागीर के अंदर दे दिया गया। तो राहब को सिसोदा गांव जागीर के अंदर दे दिया गया और इसको वहां का जागीरदार बनाया गया। अब जागीर कब दी जाती थी? जब एक से अधिक वंशजों को भी जागीर दी जाती थी और निकट संबंधी को भी जागीर दी जाती थी। रियासत जो थी, जैसे बड़ी राजा चित्तौड़ के अंदर बैठता था और जागीर अलग अलग लोगों को दी जाती थी। इसमें एक जागीर सिसोदा गांव की जागीर जो थी वो राहब को दी गई थी। इस प्रकार जो था यहाँ मेवाड़ राजवंश जो है वो दो भागों के अंदर बढ़ जाता है, रावल शाखा और राणा शाखा। सेम सिंह जो है रावल शाखा से रावल शाखा की शुरुआत सेम सिंह से होती है और राणा शाखा की शुरुआत राहब से होती है। अब राहब को सिसोदा गांव जागीर के अंदर मिल जाता है और सेम सिंह जो है वो चित्तौड़ का शासक बनता है। सेम सिंह के दो पुत्र होते हैं, कुमार सिंह और सामंत सिंह। सेम सिंह के दो पुत्र होते हैं, कुमार सिंह और सामंत सिंह। और इनमें से क्या होता है कि सामंत सिंह जो होता है वो चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई का पति होता है। इस सामंत सिंह का विवाह चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। अतः ये सामंत सिंह पृथ्वीराज द्वितीय का बहनोई था। अब क्या होता है कि चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय और कीर्तिपाल चौहान के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो जाता है और इस अनबन के कारण कीर्तिपाल चौहान पृथ्वीराज द्वितीय के बहनोई यानी सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण चढ़ाई कर देता है और सामंत सिंह को यहां से सामंत सिंह हारकर वागड़ चला जाता है। तो यहां पर क्या होता है, कीर्तिपाल चौहान का अधिकार हो जाता है। जब सामंत सिंह यहां से वागड़ चला जाता है तो वागड़ के अंदर सामंत सिंह गुहिल वंश की स्थापना करता है। तो गुहिल वंश की स्थापना वागड़ के अंदर किसने की थी? तो इसी सामंत सिंह ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। पहले सामंत सिंह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर चित्तौड़ पे दोबारा आएंगे कीर्तिपाल चौहान के बाद में क्या होता है। सामंत सिंह यहां पर गुहिल वंश की स्थापना करता है और इसके पश्चात सामंत सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय जो है उसकी तरफ से लड़ाई लड़ता है और तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त होता है। इसके पश्चात जब ये तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर जब ये सामंत सिंह शहीद हो जाता है तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो गोरी का गुलाम था वो वहां से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, मेवाड़ अभियान पर आता है। लेकिन उससे पहले ही सामंत सिंह की पट रानी करम देवी, सामंत सिंह की पट रानी होती है करम देवी, वो ऐबक को तुर्कों को वहां से परास्त कर देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा एक। अब इसके बाद बात कर चित्तौड़ का क्या होता है। चित्तौड़ के ऊपर कीर्तिपाल चौहान का अधिकार होता है। तो कीर्तिपाल चौहान का जब अधिकार होता है तो कुमार सिंह जो सामंत सिंह का भाई होता है, छोटा भाई, वो कुमार सिंह चालुक्य शासक भीम सिंह के साथ मिलकर ये यहां से कीर्तिपाल चौहान को हरा देता है और राज्य निकाला दे देता है और यहां पर चित्तौड़ पर दोबारा उसका अधिकार हो जाता है और आहड़ में भीम सिंह को आहड़ सौंप देता है। तो चित्तौड़ पर इस प्रकार पुनः गोइलों का अधिकार हो जाता है। कुमार सिंह यहाँ पे शासक बन जाता है। अब कुमार सिंह के दो पुत्र होते हैं, मंथन और देव और पदम सिंह। मंथन देव पदम सिंह कुमार सिंह के दो पुत्र होते हैं और इसी पदम सिंह का पुत्र होता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह अब इन शासकों में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। जैत्र सिंह जो है उसे इसके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है और नव शक्ति का संचारक कहा जाता है, क्योंकि जो मेवाड़ की शक्ति कुमार के बाद से ह्रास होने लगी थी उसको
चैत्र सिंह एक इतना वीर था, गुलाम वंश के शासकों के समय इसने सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, मेवाड़ का बन के उभरा था और इसको नव शक्ति का संचारक कहा जाता है। इसने सबसे पहले क्या किया, इसकी सदी थी 13वीं सदी, देश में गुलाम वंश इल्तुतमिश बलबन उनका शासक था, तब ये जैत्र सिंह समकालीन था। जैत्र सिंह ने सबसे पहले क्या किया कि जिस कीर्तिपाल चौहान ने यहाँ पर चित्तौड़ के ऊपर अधिकार किया था सामंत सिंह को हरा के, उसी के वंशज जो थे, उसका वंशज था उदय सिंह। उदय सिंह के ऊपर इसने चढ़ाई कर दी नाडोल में। नाडोल में आप याद रखना, नाडोल में ही कीर्तिपाल चौहान जो है नाडोल शाखा से था और इसके वंशज जो है उदय सिंह को परास्त करने के लिए इसने नाडोल पर चढ़ाई कर दी। और उदय सिंह ने क्या हुआ कि नाडोल को बचाने के लिए इसने कूटनीति से अपनी पुत्री का विवाह कीर्तिपाल चौहान के वंशज उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया। उदय सिंह ने अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया, जिसके कारण से ये संबंधी बन गए और इनका आपसी द्वंद्व समाप्त हो गया। राजपूताना इतिहास के अंदर ऐसे हमें इतिहास के अंदर अनेकों प्रसंग मिलेंगे जब आपसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए इस प्रकार संबंध जोड़ दिए गए, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक संबंध जोड़ दिए गए। अब इनका विवाह होने के पश्चात अब देखिए इल्तुतमिश ने, गुलाम वंश का जो शासक था इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण करके बुरी तरह नागदा को तहस नहस कर दिया। नागदा जो उनकी मेवाड़ गुहिलों की राजधानी थी उसको बुरी तरह तहस नहस कर दिया। तब चित्तौड़ को जैत्र सिंह ने राजधानी बनाया। तो जैत्र सिंह ने किसको राजधानी बनाया, तो नागदा के तहस नहस हो जाने पर चित्तौड़ को राजधानी बनाया। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसे भूताला का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर जैत्र सिंह की विजय हुई थी। भूताला का युद्ध इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में हुआ था, इसमें जैत्र सिंह की विजय हुई थी। और इसके कुछ समय पश्चात नासिरुद्दीन महमूद, यह जो शासक था, इसने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज बुलाया था और ये उसे मारने की योजना बनाया था। जब उसके भाई को अपने भाई की बात का पता चलता है तो ये सब फरिश्ता के अनुसार कहा हुआ है। तो इसके अनुसार जब उसके भाई जलालुद्दीन को अपने भाई की इस योजना का पता चलता है तो वह मेवाड़ जैत्र सिंह की शरण में चला जाता है। जैत्र सिंह उसे शरण देता है और इसके पश्चात यह नासिरुद्दीन महमूद जो है कम से कम 7-8 माह तक इस चित्तौड़ के आसपास घेरा डाल रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता और अंततः वो वापस लौट जाता है। इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद भी जैत्र सिंह के समकालीन था। अब जैत्र सिंह जो था वो गुलाम वंश के सुल्तानों के समय सबसे प्रतापी शासक था। तो इससे संबंधित 3 चीजें याद रखनी है। एक है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, दूसरा है नव शक्ति का संचारक, तीसरा है गुलाम सुल्तान के समय सबसे प्रतापी शासक था तो वो जैत्र सिंह था। अब जैत्र सिंह का पुत्र हुआ तेज सिंह। तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ, जो कि कमल चंद्र ने लिखा और ये आहड़ में लिखा गया था। वर्तमान में ये कहां पर है, तो ये पाटन संग्रहालय के अंदर है। तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1261 ईस्वी के अंदर प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया था और यह आहड़ में लिखा गया। वर्तमान में ये पाटन के अंदर संग्रहालय में संग्रहित है। अब इसी तेज सिंह के शासनकाल में बलबन ने एक असफल आक्रमण किया। तो बलबन ने किस शासक के शासन में आक्रमण किया, तेज सिंह के शासनकाल में किया था। अब तेज सिंह का पुत्र हुआ समर सिंह। यह इतना वीर था, इसे सिंह के सदस्य वीर कहा जाता था और इस शत्रु संहारक भी कहा जाता था। समर सिंह के समय के इसने गुजरात को तुर्कों से बचाया था। तो इसको संज्ञा दी गई कि तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा जाता है, तो समर सिंह को कहा जाता है। समर सिंह के 8 शिलालेख मिलते हैं और इस राजा ने जीव हिंसा के ऊपर रोक लगा दी थी। ये एक दयालु किस्म का राजा था, प्रवर्ती का राजा था। इसने जीव हिंसा पर रोक लगा ली थी और साथ में जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात जा रही थी तो चित्तौड़ से इसने अलाउद्दीन की शाही सेना से दंड लिया था। तो यह सवाल भी आ चुका है, किस शासक ने अलाउद्दीन की शाही सेना से दंड भरवाया था, तो समर सिंह ने भरवाया था।
अब समर सिंह के दो पुत्र हुए, एक हुआ कुंभकर्ण और दूसरा हुआ रतन सिंह। कुंभकर्ण अपने पिता की आज्ञा लेकर नेपाल चला गया और नेपाल के अंदर उसने गुइल वंश की स्थापना की। तो किस शासक ने नेपाल के अंदर गुइल वंश की स्थापना की है? तो नेपाल के अंदर गुइल वंश की स्थापना कुंभकर्ण ने की है। और दूसरा उसका पुत्र था रतन सिंह। रतन सिंह का शासन एक छोटे समय का शासन, लेकिन सर्वाधिक अगर इतिहास में देखा जाए तो कहानियां कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण काल रहा रतन सिंह का, राजस्थान का दूसरा शाखा, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। एक ऐतिहासिक घटना इस रतन सिंह के काल में हुई। मात्र एक वर्ष का काल, और उस एक वर्ष के काल के अंदर भी 8 माह अलाउद्दीन से संघर्ष, 8 माह तक अलाउद्दीन चित्तौड़ पर घेरा डाले रहा। और रतन सिंह के समय ये सारी घटना है। तो पहले हम देखते हैं रतन सिंह के समय की जो घटनाएं हैं उनके हमारे पास में दो कौन कौन से ऐसे स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है जहां से हमें जानकारी मिलती है। तो शेर शाह सूरी के समकालीन था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी के अंदर एक पद्मावत लिखा है, और पद्मावत जो है उसके अंदर पद्मिनी और रतन सिंह से संबंधित इस पूरे घटना का वर्णन है। और इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है खजाइनुल फतह। खजाइनुल फतह के अंदर भी इसकी जानकारी मिलती है। दो ये ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे हमें इस राजस्थान के द्वितीय शाखा चित्तौड़ के शाखे के बारे में और पद्मिनी के बारे में जानकारी मिलती है। अब रतन सिंह, ये कहा जाता है कि पद्मिनी जो है वो सिंहल द्वीप जो आज श्रीलंका है उसे सिंहल द्वीप कहा जाता है। सिंहल द्वीप के गंधर्व सेन की पुत्री थी और रतन सिंह अत्यंत सुंदर थी। और रतन सिंह के पास में एक तोता था जो हूबहू मानव के समान बोलता था, उसको हीरामन तोता कहते थे। यह हीरामन तोता एक बार पिंजरे से उड़ गया और उड़ते उड़ते वो गागरोनगढ़ दुर्ग में जा बैठा। गागरोनगढ़ दुर्ग में एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उस शिकारी ने पकड़ने के बाद में उसे रतन सिंह को बेच दिया। अब हीरामन तोते ने रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया और इसलिए रतन सिंह वहां पर 12 वर्ष तक उसने सिंहल द्वीप पर तपस्या की और जोगी का वेश करके गया। और तपस्या करने के उपरांत एक बार बाग में घूमते घूमते उसे गंधर्व सेन ने देख लिया। और गंधर्व सेन ने, और जब वो उसके सामने उपस्थित हुआ, जब उसको पूरे वृत्तांत का पता चला तो गंधर्व सेन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो रतन सिंह के साथ में, उसने अपनी पुत्री का विवाह रतन सिंह के साथ में कर दिया। रतन सिंह के राज्य में एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण था। राघव चेतन ब्राह्मण की पद्मिनी के ऊपर कुदृष्टि होने से रतन सिंह ने उस राज्य से निकाल दिया। और राघव चेतन क्रोधित होकर और महाराज को सबक सिखाने के लिए और चित्तौड़ के खिलाफ वो चला गया और अलाउद्दीन से जाके मिला। अलाउद्दीन के आगे उसने पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया और अलाउद्दीन ने पद्मिनी को पाने के लिए रतन सिंह को पत्र लिखा, लेकिन किसी प्रकार का प्रत्युत्तर न आने के उपरांत अलाउद्दीन ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ की ओर कूच किया। और चित्तौड़ की ओर कूच करने के पश्चात गंभीरी और बिड़च नदियों का जो संगम है वहां पर चित्तौड़ी डूंगरी पे अपना शिविर लगाया और शिविर लगाकर 8 माह तक वो चित्तौड़ के आसपास घेरा डाले रहा। 8 माह तक घेरा डाले रहा और 8 माह में छुटपुट युद्ध हुए। और इन युद्धों के अंदर जो सिसोदा गांव के अंदर जो राहब था, इसके वंशज था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित वहां पे शहीद हो गए छुटपुट घटनाओं के अंदर। और इसी लक्ष्मण सिंह का जो आगे जाके एक लक्ष्मण सिंह जो है उसका एक वंशज बचेगा हमीर सिंह, जो आगे जाके राणा शाखा, महाराणा शाखा को जन्म देगा चित्तौड़ के अंदर। अब बात करते हैं लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित इन 8 महीनों के अंदर छुटपुट घटनाओं के अंदर शहीद हो गया। और इसके बाद में 26 अगस्त 1303 को जब रसद समाप्त हुआ तो राजा के पास में केसरिया करने के उपरांत कोई चारा नहीं था। तो राजा ने, रतन सिंह ने और सभी ने मिलकर केसरिया करने का निश्चय किया। रतन सिंह, गोरा, बादल, सभी सेनानी जो थे वो केसरिया बाना पहनकर दुश्मन सेना पर टूट पड़े। और गोरा जो था वो पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था। तो ये भी आ चुका है एग्जाम में, गोरा कौन था, बादल कौन था। गोरा पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था। ये राजपूत सेना जो थी वो केसरिया बाना पहनकर दुश्मन की ओर टूट पड़ी और वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। और पद्मिनी ने आन बान के सतीत्व की रक्षा के लिए 1600 महिलाओं सहित अग्नि जौहर कर लिया। तो ये शाखा जो था वो
1303 का चित्तौड़ का शाखा 26 अगस्त 1303 में हुआ था और यह शाखा राजस्थान का दूसरा शाखा था। लेकिन अगर पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा तो यह पहला स्थान इसका आता है। यह चित्तौड़ का पहला, राजस्थान का दूसरा शाखा था, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा यह चित्तौड़ का शाखा था। अब चित्तौड़ के इस शाखे के अंदर भले ही अलाउद्दीन की सेना विजयी हो गई हो, लेकिन उस शाही सेना का काफी विनाश हुआ, जिसके चलते अलाउद्दीन बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने चित्तौड़ की आम जनता के कत्लेआम के भी आदेश दिए। अलाउद्दीन ने इस चित्तौड़ के दुर्ग को जीतकर इसका नाम खिजराबाद रखा अपने पुत्र के नाम पर और अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा। अलाउद्दीन उसके बाद कुछ समय रुका, उसने फारसी शिलालेख भी लिखवाया और चित्तौड़ की तलहटी के अंदर उसने मकबरे का निर्माण करवाया। उसमें अलाउद्दीन को जो है वो उस समय का सूर्य और दूसरा सिकंदर कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग खिजर खां को सौंपा और फिर आगे जाके वो दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली जाने के उपरांत जब उसकी मृत्यु हुई तो खिजर खां ने इस किले का कार्यभार जो है वो कानरदेव सोनगरा चौहान के भाई मालदेव सोनगरा को सौंपा, जिसे मुछला मालदेव भी कहा जाता है। और खिजर खां यहां से दिल्ली चला गया। इस मालदेव सोनगरा का कालांतर के अंदर वंशज बनवीर सोनगरा के पास जब ये कार्यभार आता है, उस समय राणा साका राहा सिसोदा गांव के जो राणा थे उनके वंशज लक्ष्मण सिंह और 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हुए थे इस शाखे के अंदर। लेकिन उनका एक पुत्र हरि सिंह बच गया था। उस एक पुत्र का लक्ष्मण सिंह का जो पुत्र था राणा हम्मीर ने इस चित्तौड़ के अंदर महाराणा शाखा स्थापित की और आगे जाके चित्तौड़ के शासक महाराणा कहलाए। तो मेवाड़ राजवंश के भाग 3 के अंदर बात करेंगे राणा हम्मीर के आगे वंश की। तब तक के लिए नमस्कार।